हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी क्लासेस के दूसरा सेशन में। आज का जो हमारा बायोलॉजी का जो वॉल्यूम नंबर 2 है, वॉल्यूम नंबर 2 हम जो कल पढ़ाए थे आपको सेल पढ़ाए थे, और सेल के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये टॉपिक आज क्लियर करना है, ठीक है, कि सेल थ्योरी क्या, वास्तव में सेल थ्योरी ये क्या है। कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो है ये विचार जो प्रस्तुत किया था वो तदरोचित नामक साइंटिस्ट था। कौन था? तदरोचित। उन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने अपना विचार दिया था, न कि सेल थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत किया, केवल उन्होंने इसके बारे में सोचा। तदरोचित ने सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने अपना कुछ विचार प्रस्तुत किया, लेकिन सेल थ्योरी देने का जो श्रेय जाता है वो दो साइंटिस्टों को जाता है। एक का जो है आपको वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, इसके बारे में जाने। वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में उन्होंने बहुत सारे प्लांटों का क्या किया, अध्ययन किया, और उन्होंने देखा कि सभी प्लांट जो है वो अलग अलग आकार संरचना वाले सेल से क्या है, बना हुआ है। लेकिन सभी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। उसका सेल्स का आकार जो है ना, साइज वो अलग हो सकता है, लेकिन जितने भी चीज उन्होंने ग्राउंड लेवल पर देखा कि जितने भी प्लांट है, हाइयर प्लांट से लेकर के लोअर प्लांट तक, वो सभी क्या चीज बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। उसके बाद 1839 ईस्वी में जंतु वैज्ञानिक स्वान ने, उन्होंने भी बहुत सारे एनिमल का क्या किया, अध्ययन किया, तो पाया कि सभी जो एनिमल है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो उन दोनों का मत आपस में जो विचार था वो मिल रहा था, और उन्होंने अपने मतों के आधार पर 1838 और 39 में उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसी का नाम है कोशिका सिद्धांत। तो जो है आपको याद रखना है कि वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन कौन से साइंटिस्ट थे? ये बॉटनिस्ट थे, है ना। और जंतु वैज्ञानिक जो है यानी जूलॉजी जो वैज्ञानिक है, जूलॉजिस्ट जो थे वो स्वान साहब थे। इन्होंने पादपों पर रिसर्च किया था और इन्होंने एनिमल पे रिसर्च किया, और पादप इन्होंने रिसर्च करके बताया कि सभी जो प्लांट होता है उससे किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और इन्होंने बताया सभी जंतु किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो इस आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी पादप, सभी प्लांट जो है, ऑल प्लांट और ऑल एनिमल जो बना हुआ है, उसका जो शरीर, उसका जो निर्माण हुआ है, या तो कोशिका से हुआ है या कोशिका के उत्पादों से हुआ है, सेल या सेल प्रोडक्ट से हुआ है। जितने भी प्लांट हो या एनिमल है, उसका जो निर्माण हुआ है या तो सेल से हुआ है या सेल्स के प्रोडक्ट से हुआ है। तो उन्होंने बताया कि सभी पादपों और जंतुओं का निर्माण कोशिका और उनके उत्पादों से हुआ है। और कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है वो जीवन की क्या है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लेकिन इस सिद्धांत का एक दोष है, यानी अवगुण आ गया। अवगुण क्या था इस सिद्धांत का? स्लाइडेन और स्वान साहब ये बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। ये इस सिद्धांत का जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि उन्होंने ये बताने में असमर्थ रह गए, ये नहीं बता पाए कि नए कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है ना। तो ये जो है आपको ये जो स्लाइडेन और स्वान की जो सेल थ्योरी है, इसका ये सबसे बड़ा अवगुण है कि इन्होंने यह बताने में फेल हो गए कि नई कोशिका जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ना। इसे ओल्ड सेल थ्योरी भी कहा जाता है, ओल्ड सेल थ्योरी। तो आपसे ओल्ड सेल थ्योरी पूछा जाए तो स्लाइडेन और स्वान। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे 1855 ईस्वी में, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन का पावर होता है, यानी स्वतः जनन की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? सेल्फ रिप्रोडक्शन का क्या होता है? पावर होता है। और क्या करती है? कोशिका डिवाइड होकर के पुरानी जो कोशिका होता है वो नई कोशिका का निर्माण करती है। क्या बताया रुडोल्फ विर्चो साहब ने ये बताया कि जो कोशिका होता है उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन का
पावर होता है, यानी स्वतः जनन की क्षमता होती है। यानी जितने भी ओल्ड सेल्स है, पुराने सेल्स, वो क्या करती है, डिवाइड करके न्यू सेल्स का निर्माण करती है। यानी हमारे बॉडी में जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो बॉडी में उपस्थित पूर्व कोशिका से ही होती है। यानी आपसे पूछा जाए तो कोशिका में कौन सा पावर होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन का। और इस सेल्फ रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करता है, प्रत्येक ओल्ड सेल जो है वो क्या करती है, नई कोशिका की उत्पत्ति करती है ना। तो ये बात आपको पता हो गया कि जो सेल होता है उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन का पावर होता है, और उसी के वजह से क्या होता है, जो पुरानी कोशिका होती है वो नई कोशिका का निर्माण होता है उसी से। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में प्रत्येक दिन क्या होता है, लाखों की संख्या में सेल नष्ट होते हैं और न्यू सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिक नहीं है, पुराने सेल क्या करता है, न्यू सेल्स का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और इसलिए इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, ये आपको नीट एग्जाम में पूछा है कि टर्म यूज किया, जो ये ग्रीक टर्म है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक पुराने यानी पुराने कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है ना। इसका अंग्रेजी में होता है कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक जो नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो शरीर में स्थित पूर्व कोशिका से ही होती है। तो आपसे पूछा जाए कैसे होती है, तो सेल्स में क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन का पावर होता है। क्या होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन का पावर होता है, यानी स्वतः जनन की क्षमता होती है। और उसके द्वारा क्या करता है, कोशिका डिवाइड करके न्यू सेल्स का क्या कर लेती है, न्यू सेल्स का निर्माण कर लेती है। आपको याद रखना है कि कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन का पावर होता है और उसी के थ्रू क्या करता है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होती है। और इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ होता है कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति शरीर में स्थित पूर्व कोशिकाओं से होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। ये अब ये टर्म अगर इन दोनों में जोड़ दिया जाए तो ये नया सेल थ्योरी आ जाता है। ये तो आपको ओल्ड सेल थ्योरी हो गया, इसमें ये जोड़ दीजिए कि प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। ये जो है आपको ओल्ड से क्या कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी का जो प्रतिपादन करने का काम किया वो कौन किया है, आपको रुडोल्फ विर्चो साहब ने। अब सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होता है, सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्टार लगा देनी है, इसको आपको देखना ही देखना है। ये सेल थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं होती है, तो ये जो वायरस होता है, वायरस पर क्या करता है, सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है वायरस क्या है, अकोशिकीय है। क्या होता है, वायरस अकोशिकीय होता है। कैसे अकोशिकीय होता है, क्योंकि वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, वायरस अकोशिकीय होता है और वायरस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होता। आपको पता होगा कि वायरस जो है फ्री इन्वायरमेंट में क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन जो ही किसी लिविंग बॉडी में इंटर करता है तो उसके लिविंग बॉडी के साइटोप्लाज्म को क्या कर लेता है, ग्रहण करके वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। तो ये फ्री इन्वायरमेंट में क्या होता है, नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इस पर सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। ये जो विरियोट्स होता है, ये विरियोट्स जो होता है ये केवल आरएनए से बना होता है। केवल किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। ये आरबीसी की बात करो, ह्यूमन का आरबीसी जो होता है, मनुष्य का आरबीसी, इसमें केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको पता है कि सेल्स में क्या होता है, प्रत्येक सेल्स में क्या होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए, है ना। तो इसलिए इस पर भी क्या करता है, सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। ह्यूमन का जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। इसलिए जो सेल थ्योरी होता है ये आपको ह्यूमन आरबीसी पे अप्लाई नहीं होता है। प्रियॉन्स जो होता है केवल प्रोटीन से बना होता है। प्रियॉन्स जो किससे बना होता है, केवल प्रोटीन से बना होता है। तो इस पर भी सेल थ्योरी क्या होता है, अप्लाई नहीं होता है। और जो बीटा और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है
इस पर भी क्या होता है, सेल थ्योरी लागू नहीं होती। इसको हम लोग सेल तो कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में इस पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस पर इसलिए इस पर क्या होता है, सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, हमें तो पता है। इसलिए दोस्तों अगर जुड़े रहिए हमारे चैनल से, अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें बच्चों तो आप तो आसानी से क्या करें, पहुंच जाए। आपको प्रत्येक दिन बायोलॉजी का हम आपको वादा करते हैं कि ये जो बायोलॉजी जितने भी बच्चे जो है जो कोचिंग सेक्टर में नहीं जा पाते हैं, लंबी फीस जो बड़ी जो है फीस जो बड़ी अमाउंट में जो कोचिंग संस्थान जो फी लेती है वो नहीं चुका पाते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हमारा ये जो मिशन ऑफ साइंस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हम आपको बायोलॉजी पूरा वादा करते हैं कि 11th और 12th सभी काम क्या करें। हमारा 11th का हम स्टार्ट किए हैं और इसके कुछ दिनों के बाद जो है जस्ट हम 12th वाला बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो बच्चे मान लीजिए नहीं जा पाते हैं, जिसके पास फीस भरने की मान लीजिए जो दिक्कतें हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम हमेशा तैयार है। तो अगर आपको हमारे पास अगर नई एनर्जी आएगी कि वीडियो बनानी है, तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से है। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप क्या करिए, लाइक करिए, और ना लाइक नहीं करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।